हेलो एवरीवन। तो रेडियो एक्टिविटी के अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो करते हैं और उसके बाद फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन ये करेंगे। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये है टिफर 2015, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एक्सपेरिमेंट AU-197 nuclei were bombarded with neutrons leading to formation of AU-198 which is unstable। तो आपका जो AU-198 बना ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव है। इसकी हाफ लाइफ दे दी है 2.25। तो इसकी हाफ लाइफ हो गई, वाज measured to be 2.25 days and it was found later that this measured half life was an underestimate by 10%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ लाइफ कैलकुलेट की गई वो एक्चुअली करेक्ट नहीं थी। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, दिस फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे जो 2.25 कैलकुलेट किया ये अंडर एस्टिमेट है 10%, बाई 10%। ठीक है, तो बाई 10% का मतलब जैसे हमने कल भी कहा था बाई और टू में फर्क है। बाई का मतलब इतना इतना कम कैलकुलेट हुआ है। जो ओरिजिनल यानी कि जो एक्चुअल हाफ लाइफ होनी चाहिए थी उसके मुकाबले 10% कम है ये। तो हम ये माने कि अगर एक्चुअल वाली एक्स है मान लो, तो उसका 10% अगर कम कर दे, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 2.25। तो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ AU-198 आफ्टर 9 डेज। तो 9 डेज के बाद जो आपने जो पॉपुलेशन कैलकुलेट हुई, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन कम हो रही है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया कम हो रहे हैं, तो उसमें परसेंटेज एरर कितनी आएगी, यानी कि जो कैलकुलेट है, जो आपकी कैलकुलेटेड हाफ लाइफ है उससे करस्पॉन्डिंग और जो आपकी एक्चुअल है उससे करस्पॉन्डिंग में डिफरेंस आएगा, तो उसका जो है परसेंटेज एरर निकालनी है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो मीजर्ड आपकी हाफ लाइफ 2.25 है, तो यहाँ पे हम ये मान के चलें कि लेट द एक्चुअल हाफ लाइफ बी एक्स। और अगर एक्चुअल एक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स विल बी 2.25 विच इज मीजर्ड हाफ लाइफ। तो अब आप एक्स को कैलकुलेट कर लो। तो जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5, 2.5 डेज। तो ये हो गया आपकी एक्चुअल एक्चुअल हाफ लाइफ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी पॉपुलेशन। जो इन्होंने कहा है पॉपुलेशन, उसका मतलब यह है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब हम ये निकालते हैं कि एक्चुअल के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर 2.5 डेज। तो ये क्या हो गया, ये 9 डेज के बाद कितने आपके न्यूक्लियर रह गए हैं, ये वो है। तो फॉर्मुला वो यूज कर रहे हैं, एन इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे एन एन 2.5 का मतलब ये आपका एक्चुअल वाला है जो 9 डेज के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है। तो एन 2.5 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा। तो लैम्डा को कैसे निकालोगे, लैम्डा हो जाएगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, जो कि यहाँ पे एक्चुअल वाली है 2.5 इंटू टी, लैम्डा टी, टी का मतलब 9 डेज। तो ये हो गई आपकी एन 2.5 एक्चुअल करस्पॉन्डिंग टू एक्चुअल मेजरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, इसका इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, मतलब कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है ये आएगा आपका 0.08248 एन नॉट। और उसके बाद मेजर्ड जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उसको हम निकालने एन 2.25। तो ये हो जाएगा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसकी है 2.25 इंटू 9, इसकी वैल्यू आएगी 0.0625 एन नॉट। तो आपने ये दोनों निकाल दी। तो अब परसेंटेज एरर क्या आएगी, परसेंटेज एरर इन पॉपुलेशन। परसेंटेज एरर होगी एन एक्चुअल माइनस एन मीजर्ड, डिफरेंस हो गया, अपॉन एन एक्चुअल इंटू 100 इन परसेंटेज। तो ये हो जाएगा आपका एन 2.5 माइनस एन 2.25 ओवर एन 2.5 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आएगी वैल्यू
0.08248 minus 0.0625 n naught over 0.08248 n naught into 100। तो देखो कितना आंसर आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24.22। तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है ये हो जाएगा 25% बी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में AU198 जो है ये अनस्टेबल है, यानी कि रेडियो एक्टिव है। इनकी हाफ लाइफ जब मेजर की गई तो 2.25 डेज कैलकुलेट हुई, लेकिन ये इसमें फिर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, बट इट वाज फाउंड लेटर दैट दिस मेजर्ड हाफ लाइफ वाज एन अंडर एस्टिमेट बाय 10%। तो जितना एक्चुअल हाफ लाइफ होनी चाहिए थी, आपने जब मेजरमेंट किया तो वहां पे कुछ गलती कर दी, या हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर तो आई जाती है। तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ जो 2.25 आपने कैलकुलेट करी वो एक्चुअल नहीं थी, वो 10 एक्चुअल की 10% कम आई। यानी कि आपका आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि 10% एरर दे दी उसने, तो 10% कम आई है, अंडर एस्टिमेट है। तो हमने ये कहा, अब तो उसके बाद इन्होंने पूछा कि परसेंटेज एरर इन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। तो जब एरर आपकी हाफ लाइफ में आ गई तो ऑब्वियसली एरर आपकी पॉपुलेशन में भी आ जाएगी। पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 9 days। तो हमने ये कहा कि एक्चुअल हाफ लाइफ मान लो x है, लेट हाफ लाइफ बी x। तो x माइनस 10% ऑफ x विल बी योर मेजर्ड हाफ लाइफ 2.25। उससे आपने x की वैल्यू 2.5 निकाल ली, जो कि आपकी एक्चुअल हाफ लाइफ है। उसके बाद इसके इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपने एक्चुअल और मेजर्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लिए, जिसको जिसको पॉपुलेशन कह रहे हैं आफ्टर 9 days। तो जिसका फॉर्मूला n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये निकालने के बाद में हमने परसेंटेज एरर निकाली पॉपुलेशन में, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में, जिसका फॉर्मूला हो गया n एक्चुअल माइनस n मेजर्ड अपॉन n एक्चुअल इनटू 100। उसको रख के आपने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है ये आपका ये वाला क्वेश्चन, ये आपकी बुकलेट में नहीं है। ये जो है ये क्वेश्चन जैम 2021 का है। तो जैम 2021 का पेपर अभी हुआ होगा, यानी कि मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में हुआ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, अपने आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0 एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए, यानी कि आपके स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई ए है और t इक्वल टू 0 पे एन नॉट है। तो ए स्टार्ट्स डिकेइंग इनटू बी विद डी के कांस्टेंट लैम्डा ए। द डॉटर न्यूक्लियाई बी डिकेज टू सी, तो बी वाला भी अनस्टेबल है, डिकेज इनटू न्यूक्लियाई सी विद डी के कांस्टेंट लैम्डा बी। देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी एट स्मॉल टाइम t टू द लीडिंग ऑर्डर इज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल टाइम t के लिए, स्मॉल टाइम t के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी। तो बी का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाँ n2 करना है। तो आप लोग अब अपने आप बताओ कितना आंसर आएगा। हमें n2 कैलकुलेट करना है स्मॉल टाइम पे। तो इन चारों का फॉर्मूला आपको जो लिखवाया था उससे स्टार्ट करो। तो हमारे पास n2 है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2 t। अब क्योंकि टाइम कम है, स्मॉल टाइम की बात हो रही है, तो एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा 1 t और e की पावर माइनस लैम्डा 2 इनको एक्सपेंड कर दो यार। और फिर देखो कि इसमें क्या कौन सा आंसर आ रहा है। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं लैम्डा a और लैम्डा b, क्योंकि लैम्डा a और लैम्डा b दे रखा है। ठीक है, तो अब आप में सभी एक आंसर आया है, मतलब और स्टूडेंट भी आप बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो सही है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका लैम्डा ए, ये हो गया आपका लैम्डा 1 का लैम्डा ए कर दिया, तो ये हो गया लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, ये हो जाएगा एन नॉट। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1 माइनस लैम्डा ए टी। हमने सिर्फ यहाँ तक किया। ठीक है, लीडिंग ऑर्डर इसमें लिखा है, आप चाहो तो इसमें सेकंड वाली टर्म भी लिख सकते हो, बाद में देख सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा है तो हटा सकते हो। ठीक है, तो हमने ये किया। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस लैम्डा बी टी।
तो यहाँ से ये आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एन नॉट, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है लैम्डा ए एन नॉट टी। ठीक है, तो इसका 3 आंसर आ गया, थर्ड। तो ये क्वेश्चन मतलब ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बताओ क्या करना है आपको, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें करना है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पे कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट क्या है उस पर हमारे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो अब आप हेडिंग डालो कार्बन डेटिंग। तो ये 1940 में ये कंसेप्ट दिया गया था बाई विलार्ड लिबी। तो यहाँ पे है क्या कि जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन है। कार्बन 12 इज नॉट रेडियो एक्टिव बट कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। 14 इज रेडियो कार्बन। तो अब ये जो है कार्बन 14 कैसे बनता है, तो कार्बन 14 इज रेडियो कार्बन क्रिएटेड इन एटमॉस्फेयर बाई cosmic rays in reaction with नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो कॉस्मिक रेज आउटर स्पेस से आ रही है, तो कॉस्मिक रेज से रिएक्शन हुई नाइट्रोजन पे, उससे बना आपका कार्बन 14। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कार्बन 14 ऑक्सीजन से मिलके बना देगा CO2, लेकिन 14 वाला कार्बन 14 O2। इसका मतलब अब आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब दोनों है, कार्बन 14 वाली भी और कार्बन 12 वाली भी। ठीक है, ऑब्वियसली कार्बन 14 का रेशो कम होगा, कार्बन 12 वाले का ज्यादा होगा, लेकिन ये है सिचुएशन। तो अब क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और जब हमारे जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करेंगे, तो वो जब इनहेल करेंगे तो उनके बॉडी में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों ही इनहेल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जिस समय कोई भी लेट से प्लांट है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो इनहेल कर रहा है और जब वो लिविंग है तो वो दोनों को इनहेल कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो उस केस में कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशो है उसके बॉडी में वो लगातार मेंटेन रहेगा। लेकिन जब किसी प्लांट की या एनिमल की डेथ हो जाएगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं फॉसिल्स की, तो पुरानी जो फॉसिल्स हैं उनमें ये देखा गया, या पुरानी जो रॉक्स हैं उनकी बात करें तो उनमें ये देखा गया कि जब उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसके बाद वो इनहेल करना बंद कर देगा। तो फिर क्या होगा, तो उसकी बॉडी में कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशो है वो अब मेंटेन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो भी अब उसकी जो रेशो रहा है उसमें कार्बन 14 लगातार कम होगा। क्यों, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है तो वो लगातार चेंज होगा, और कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है तो कार्बन 12 लगातार वही बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन 14 ओवर कार्बन 12 रेशो डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, आफ्टर एनिमल और प्लांट डाइज। ठीक है, तो ये रेशो लगातार कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये निकाल सकते हैं कि वो प्लांट या वो एनिमल या वो फॉसिल कितना पुराना था, क्योंकि जितना रेशो कम है उतना ही ओल्ड वो फॉसिल है। तो ये कंसेप्ट हुआ कि हम इस रेशो से डिटरमाइन कर सकते हैं एज ऑफ द फॉसिल या एज ऑफ द रॉक, इस तरह से। तो हम ये कह सकते, तो हम क्या कह रहे हैं, दस दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फॉसिल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुरू में
जब ये कैलकुलेशन हुई तो वो कार्बन के लिए दी गई कि भाई कार्बन 40 और कार्बन 12 का रेशो निकाल लो, लेकिन ये कंसेप्ट कार्बन तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें आप किसी भी और के लिए देख सकते हो कि मान लो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इनका रेशो क्या है, तो किसी किसी पर्टिकुलर और में इनका रेशो भी लगातार चेंज हो रहा है, किसी और एलिमेंट का भी चेंज हो रहा है। तो हम यही कंसेप्ट सभी पर लगा सकते हैं, क्योंकि पहली बार कार्बन के लिए दिया गया और लिविंग के लिए दिया गया। लिविंग वालों में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसमें कार्बन होगा। अल्टीमेटली ये ज्यादा फेमस है वर्ड कार्बन, लेकिन ये केवल कार्बन तक ही लिमिटेड नहीं है। इसलिए सभी एलिमेंट्स के लिए आप रेशो निकाल के उसका जो एज है या वो कितना पुराना है वो निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे नोट करके लिख रहे हैं कि दिस टेक्निक was used for other elements also. For example, uranium 235 and uranium 238, etc. तो हम कह चुके हैं कि यूरेनियम 235 इज मोर रेडियोएक्टिव एज कंपेयर टू यूरेनियम 238। तो लगातार यूरेनियम 235 अपॉन यूरेनियम 238 का जो रेशो है लगातार कम हो रहा है। तो इस समय नेचर में ऑलमोस्ट कितना रेशो है, ये 1:140 है नेचर में, क्योंकि जब इनिशियली अर्थ बनी होगी तो इनका रेशो ये मान के चले कि बराबर था, पर इस समय रेशो 1:140 के आसपास हो गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चले क्वेश्चंस में आए। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट लेवल चल रहा हूँ। अब आपको करना है, एक मिनट, बैक स्लाइड ही है। ठीक है, तो अब हमें करना ये वाला। तो ये आपका पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 1, जेस्ट 2013। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यूरेनियम 238 डिकेज विद हाफ लाइफ ऑफ 4.51 into 10 to the power 9 years. The decay series eventually ending at lead 206, which is stable. तो आपके पास यूरेनियम 238 से 206 लेड तक बीच में और भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अल्टीमेटली सीरीज यहाँ पे एंड होगी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ए रॉक सैंपल एनालिसिस शोज दैट द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेड टू यूरेनियम इज 0.0058। तो जब आपने इसका मेजरमेंट किया इनका रेशो का, तो ये लेड 206 रेशो यूरेनियम 238 आ गया, ये रेशो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, assuming that all the lead has been produced by the decay of uranium 238 and that all other half lives in the chain are negligible। तो हम ये मान के चलें कि इसमें जो रेशो ये हुआ, इसमें कोई भी एलिमेंट, आपकी रॉक सैंपल में कोई भी एलिमेंट, आपके रॉक सैंपल में कोई भी एलिमेंट जो बीच में जो है वो नहीं है। मान लो उन सबको आप नेगलेक्ट कर दो और सारा का सारा आपका यूरेनियम लेड में चेंज हो गया, या फिर लेड रहा, सॉरी यूरेनियम रहा या लेड रहा, बीच में कुछ और नहीं है मान लो, तो बीच वाले हैं वो सब लेड में चेंज हो चुके। ठीक है, मतलब उनकी लाइफ टाइम इतनी कम थी, इन्होंने कहा इतनी कम है, नेग्लिजिबल है, कि वो सबके सब बहुत जल्दी से लेड में चेंज हो गए। तो अल्टीमेटली जब आपने कैलकुलेट देखा, इसमें मेजरमेंट किया, तो केवल लेड और यूरेनियम बचा। तो अब क्वेश्चन है, द एज ऑफ द रॉक सैंपल इज, रॉक सैंपल की एज कितनी है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि शुरू में इनिशियली सारा का सारा यूरेनियम था, तो t=0 पे हम ये माने कि वी हैव यूरेनियम 238, मैं इसको नॉट लगा रहा हूँ, नॉट का मतलब इनटू t=0 पे थे, तो यूरेनियम 238 था ओनली। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं एज, जो एज की बात कर रहे हैं, तो अब हमें टाइम चाहिए, टाइम t, कि कितने टाइम में, शुरू में तो केवल यूरेनियम था, तो कितने टाइम में ये रेशो 0.0058 बन गया है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि टाइम t में क्या हुआ, मान लो यूरेनियम 238 ये हो गया, और मान लो लेड का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो मान लो यहाँ पे, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं इसको n0 लिख लेता हूँ। चलो n0, इस n0 किसके, यूरेनियम 238 के, ये शुरू में थे। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n यूरेनियम 238 बन गया, और साथ में n लेड 206 बन गया, टाइम t पे। तो अब हमें क्या करना है, तो अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइम पे आपका जो नंबर इनिशियल वाला है वो इन दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल रिमेन सेम। तो ये आपका टाइम t के बाद इन दोनों का एडिशन हो जाएगा n0 जो इनिशियल में था। और अब आपको ये भी पता है, ये रेशो भी दे रखा है कि n लेड अपॉन n यूरेनियम का जो रेशो इस समय है वो है 0.0058। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो n लेड
तो एन लैड जो है वो कितना हो गया, वो आ जाएगा 0.0058 एन ऑफ द यूरेनियम। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर रख दो, इस वैल्यू को एन 205 को लैड, तो ये हो जाएगा आपका एन यूरेनियम 238 प्लस 0.0058 एन ऑफ यूरेनियम 238। तो अल्टीमेटली आपने एन नॉट यूरेनियम 238 की वैल्यू निकाल दी 1.0058 एन यूरेनियम 238। ठीक है, तो अब आपने एक वेरिएबल कम कर दिया, लेड को कम कर दिया। अब क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अब फॉर्मूला लगा दो। तो अब फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया हमारा, n की जगह आपने लिख दिया n यूरेनियम 238 इज इक्वल टू एन नॉट यूरेनियम 238 इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, सॉरी इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आपका हो जाएगा आपका n यूरेनियम 238 इज इक्वल टू 1.0058 एन यूरेनियम 238 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये आपको कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको टाइम चाहिए, टाइम हो जाएगा आपका 1/लैम्डा लॉग 1.0058, ये हो गया आपका टाइम। तो कैलकुलेट कर लो, सही आ जाएगा। अब आप जो है लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, किससे, हाफ लाइफ से। आपको हाफ लाइफ यूरेनियम इसकी दे रखी है यूरेनियम की, अगर हाफ लाइफ लेड की दे रखी होती तो हम यही फॉर्मूला लेकर लगाते, पर क्योंकि हाफ लाइफ यूरेनियम की दे रखी है इसलिए हमने n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी में फॉर्मूला यूरेनियम का लगाया। तो अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ हो गया आपका 4.551 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू लॉग की वैल्यू भी लिख दो, तो लॉग बेस ई पे वैल्यू आ रही है इंटू 0.005782, ये हो गया आपका 37.55 10 रेज़ टू पावर 6 ईयर्स। ये आंसर आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लो और जब आप लिख लो तो मुझे बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ। अगर लेड की हाफ लाइफ होती तो हम इस फॉर्मूले को लेड में चेंज कर लेते, तो उस तो भी टाइम वही आता, टाइम तो सेम है। तो अब हम चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज 33 पे ही, जेस 2040। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स नॉर्मली फाउंड ऑन द अर्थ एट प्रेजेंट टाइम। तो आपको ये बता रखा है कि आपके पास मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है नॉर्मली फाउंड ऑन द अर्थ एट प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में यूरेनियम 238 की जो अबेंडेंस है वो 99.3% है और यूरेनियम 235 केवल 0.7% है। तो क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है तो इनका रेशो भी करेंगे, तो रेशो भी 99.3 अपॉन 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशो इस समय एट प्रेजेंट टाइम में इतना है। अब इसमें इधर दे दिया तो कि measured lifetimes, the measured lifetimes of isotopes are this and this respectively। अब आप मुझे बताओ कि लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ। हाफ नहीं होगा, यहाँ पे हाफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा मीन लाइफ। अगर हाफ वर्ड नहीं है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ हाफ लाइफ, तो वो हाफ लाइफ था। पर यहाँ पे अगर लाइफ टाइम है तो वो मीन लाइफ है। ठीक है, टोटल टाइम कैसे हो जाएगा, टोटल टाइम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मीन लाइफ, इट इज मीन लाइफ। तो ये हाफ लाइफ नहीं, मीन लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन लाइफ दे दिया दोनों की। अब पूछा है अज्यूमिंग दैट दे वर इक्वली अबेंडेंट। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि ये इक्वली अबेंडेंट थे व्हेन अर्थ वाज फॉर्म, यानी इनका रेशो 1 था, इनिशियली इनका रेशो 1 था। द एस्टिमेटेड एज ऑफ द अर्थ इज, तो ये पूछ रहे हैं कितने टाइम में ये रेशो जो 1 था, 1:1 था, वो रेशो 99.3 रेशो 0.7 हो गया, कितने टाइम में हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अब जो है आप जो है दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो और उनका जो है रेशो यानी कि उनको डिवाइड कर दोगे। तो आपने किया n यूरेनियम 238 अपन n यूरेनियम 235 इज इक्वल टू, आपने डिवाइड कर दिया n नॉट यूरेनियम 238 डिवाइड बाई n नॉट यूरेनियम 235। ठीक है, और e की पावर
एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी यहाँ पे लैम्डा 235, तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर साथ न्यूमरेटर पे लेके, उसके बाद लैम्डा 238 टी, आपको टी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये रेशोस पता है, इनिशियल रेशो और फाइनल रेशो आपको पता है। हाँ 235 एक मिनट। तो ये रेशो आपको पता है। जो इस समय रेशो है वो तो हो गया आपका, या एक काम करते हैं यहाँ से अगर टाइम निकाले तो टाइम की तो फॉर्मूला आएगा लॉग एन ऑफ यूरेनियम 238 डिवाइड बाई एन ऑफ यूरेनियम 235 ओवर लैम्डा 235 माइनस लैम्डा 238, ये हो गया आपका टी। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो लॉग ई इसका रेशो जो है इस समय वो कितना है 99.3 ओवर 0.7, ठीक है, क्योंकि आपका जो एन नॉट वाला रेशो है वो तो 1 है, वो तो ये तो 1 है, ठीक है। अब जो है लैम्डा को आप मीन लाइफ में चेंज कर लो, जब लैम्डा को मीन लाइफ में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन मीन लाइफ, लैम्डा इज 1 अपॉन मीन लाइफ। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1 अपॉन मीन लाइफ, इनकी लिखोगे 1.02 10⁻⁹, ये हो जाएगा 1/6.52 10⁻⁹। अब इसे सॉल्व कर लो, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 5.99 10⁻⁹, या कह सकते हैं 6.0 10⁻⁹ ईयर्स। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कार्बन डेटिंग का ही कंसेप्ट चल रहा है। यहाँ पे जो रेशो है उस रेशो को अगर हमें अब आज का रेशो पता चल जाए और इनिशियल वाला हमने मान लिया बराबर है, तो फिर ये इससे हम टाइम निकाल सकते हैं कितने टाइम में ये रेशो इतना हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका जो असाइनमेंट है वो अपलोड नहीं हुआ, तो वो मैं आज बता दूंगा तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक असाइनमेंट और है आपके लिए। वो जो असाइनमेंट है उसमें कुछ क्वेश्चंस तो रेडियो एक्टिविटी के होंगे, कुछ उसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन के, और उसके अलावा साइक्लोट्रॉन के होंगे, ठीक है। तो वो लास्ट आपका असाइनमेंट होगा, उसको मैं आज अपलोड करा दूंगा, तो उसको आप देख लेना। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं उस असाइनमेंट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको आप इस क्वेश्चन को आप लिख लो और फिर इसका आंसर निकालना है, ठीक है। हाँ, ये असाइनमेंट नंबर 6 है जो शायद अभी नहीं हुआ है, उसको मैं कह दूंगा तो आज हो जाएगा। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें मतलब रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन और साइक्लोट्रॉन तीनों के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप मतलब कर लेना। तो अब जो है इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, इसमें क्या डिफरेंस है जो और में नहीं है, मतलब इसका कंसेप्ट क्या है देखो। गिवन दैट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव K40 इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकंड पर केजी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सैंपल है और उसमें इनिशियली एन नॉट न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो जितने तो अगर ठीक है, और टाइम टी पे वो हो गया आपके एन, ठीक। तो जितने डीके हो जाएंगे, मान लो ये वाला सैंपल ऐसा है कि इसमें बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियाई की, किसी में होता है अल्फा, किसी में होता है बीटा, और किसी में दोनों हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा रेडियो की ब्रांचिंग। तो मान लो इस वाले न्यूक्लियाई में केवल बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं, तो जितने बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे वो कैसे निकालोगे। तो उसका मतलब ये है कि जितने आपके K40 के न्यूक्लियाई डीके हो गए हैं, ये तो है लेफ्ट, ये तो है लेफ्ट, कितने डीके हो गए एन नॉट माइनस एन, तो जितने डीके हो गए हैं K40 के, वो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड एन नॉट माइनस एन के बराबर हो जाएगा। जितने डीके हो गए हैं वो बीटा पार्टिकल में चेंज हो गए, टोटल न्यूक्लियाई प्लस बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एन नॉट माइनस एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक। लेकिन साथ में ये भी दे दिया पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब हमें दे दिया कि टाइम को आपको 1 सेकंड रखना है पर सेकंड की। और पर केजी से क्या होगा, पर केजी से आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखोगे कि 1 केजी में कितने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे पर सेकंड पूछ रहा है, पर सेकंड, तो आप क्या करो, अपना जो हाफ लाइफ है वो भी सेकंड में कैलकुलेट कर लो, ठीक है, हाफ लाइफ भी सेकंड में कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको पर सेकंड चाहिए तो आपकी यूनिट सेम चाहिए। तो जो आपकी हाफ लाइफ ईयर्स में दे रखी है 18.3 10⁸ ईयर्स, उसको सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए पहले 365 डेज, फिर 24 आवर्स, 60 मिनट्स, फिर सेकंड्स। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.77 10⁻16 सेकंड, ठीक है। यहां से जब आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा आएगा 0.693 अपॉन 5.77 10⁻16, ठीक है। तो ये आ रहा है 1.2 10⁻−17 पर सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका लैम्डा है वो इतना हो गया। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि यहां से जो लैम्डा टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी इक्वल टू 1 है, लैम्डा टी जो आएगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, लैम्डा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस वाले क्वेश्चन में ये बात दी भी नहीं है कि आपका टी कम है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा टी वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे भी आप एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करोगे, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपका आंसर क्या आएगा देखना। देखो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब आपको नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं n0 माइनस n, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इक्वल टू n0 माइनस n, ये हो जाएगा आपका n0 माइनस n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो ये आपका जाएगा n0 कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर आपने लैम्डा टी को 1 से कम नहीं माना और कैलकुलेशन करी कैलकुलेटर से, तो अगर आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की तो e की पावर माइनस लैम्डा टी आपका ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा टी इतना कम है कि माइनस पावर 17 है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी को कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से 10 की पावर माइनस 17 रख के, तो आपका ये 0 हो जाएगा, ये इतना कम है। और अगर आपका 0 हो गया तो आपका जो आंसर है वो n0 हो जाएगा, और n0 का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब एक भी पार्टिकल डीके नहीं हुआ, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में e की पावर माइनस लैम्डा टी को एक्सपेंड कर दोगे, तो इसको आप लिखोगे n0 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका n0 लैम्डा टी। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है अभी भी क्या है, अभी भी एक काम रह गया, वो क्या है, n0 की वैल्यू भी तो निकालनी रहेगी आपको, क्योंकि 1 kg करेस्पॉन्डिंग n0 चाहिए। हाँ सही, यू आर राइट, मैंने कह दिया आपसे, ये जो है e की पावर माइनस लैम्डा टी, सॉरी ये 1 आएगा, हाँ ठीक है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो ये 1 आएगा तो उससे क्या होगा कि आपका ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, n0 माइनस n इज इक्वल टू 0। तो n0 माइनस n 0 हो जाएगा, इसका मतलब जैसे कि एक भी डीके नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे 1 करो, ये 1 आएगा, तो ये जो है 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 0 आ गया, जैसे कि एक भी डीके नहीं हुआ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीकेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फिर एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम n0 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि लैम्डा टी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, लैम्डा टी इज ऑलमोस्ट 0 के बराबर, तो e की पावर 0 1 हो गया ऐसे मानो, ठीक है। तो अल्टीमेटली से कैलकुलेट करके बनाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है n0 की वैल्यू। तो n0 को निकालने के लिए क्या करेंगे, n0 को निकालने के लिए हम कहेंगे जितना इसका मास नंबर है 40 ग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने होंगे, 6.02 10⁻23। तो फिर 1 kg यानी कि 1000 ग्राम में ये हो जाएंगे 6.02 10⁻23 ओवर 40 इंटू 1000, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आ जाएगा n0 लैम्डा टी। n0 की वैल्यू तो ये है 6.02 10⁻23 अपॉन 40 इंटू 1000, इसमें मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा की हमने कैलकुलेट करी है 1.2 10⁻−17, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो टाइम की जो कि 1 है। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.8 इंटू 10⁸8, इतने बीटा पार्टिकल्स एमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रेडियो एक्टिविटी। अब हमें टॉपिक चेंज करना है,
तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में रेडियो एक्टिविटी तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, तो वो असाइनमेंट देख लेना, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो। तो हमने क्या किया था, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ठीक है। और अब हमने रेडियो एक्टिविटी कर ली। तो अब हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी एंड रिलेटिविटी, ठीक है। रेडियो का मतलब यहाँ पे बात करेंगे केवल टाइम डायलेशन, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई क्वेश्चन मतलब आता है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ा, तो रेडियो एक्टिविटी में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा n इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप ये भी लिख सकते हो कि n इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस टी ओवर मीन लाइफ, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, मीन लाइफ में। और इसको आप ये भी लिख सकते हो n इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा की जगह 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू टी, ठीक। तो अब आपके पास ये फॉर्मूले हो गए मीन लाइफ में और हाफ लाइफ में, और साथ में इन फॉर्मूले में टाइम भी इन्वॉल्व है, टी भी, ठीक है। तो अब इसमें टाइम डायलेशन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। अब टाइम डायलेशन का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम डायलेशन में जो टाइम होगा वो होगा प्रॉपर टाइम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो हम टाइम डायलेशन लगाते हैं वो हम मीन लाइफ और हाफ लाइफ पे लगाते हैं। तो अगर आपके फॉर्मूला मीन लाइफ या हाफ लाइफ हो, न्यूमेरिकल में मीन लाइफ या हाफ लाइफ रखी हो, तो उसमें टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लग सकता है अगर रिलेटिविटी इन्वॉल्व है, उस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टाइम डायलेशन will be applied for mean life and half life, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे टी की जगह टी हाफ या मीन लाइफ का यूज कर सकते हो, क्योंकि जब इसमें रिलेटिव मोशन होगा आपका पार्टिकल चलेगा तो भले रेडियो एक्टिविटी हो रही हो, लेकिन अगर इसमें मतलब फ्रेम आ जाए या ऑब्जर्वर आ जाए तो अल्टीमेटली वहां पे मीन लाइफ प्रॉपर टाइम और डायरेक्ट टाइम जो है यूज होगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल टी है, जो टाइम है, उसके लिए क्या करोगे, तो जो आपका टाइम है उसको सिंपल निकालोगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। इस पे जो आपका स्मॉल टी है इस पे टाइम डायलेशन का फॉर्मूला मत यूज करना, टाइम डायलेशन, ठीक है। जो आपका टाइम है वो तो सिंपल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से निकल जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो कि जो हमने रेडियो एक्टिविटी में अब तक यूज किया है, जो हमने लाइफ हाफ लाइफ और मीन लाइफ जो रेडियो एक्टिविटी में हमने अब तक यूज की है वो क्या है, प्रॉपर वाली है या डायरेक्टेड वाली है। तो यहाँ पे ये लिख लो द वैल्यूज ऑफ मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ यूज्ड इन फॉर्मूला ऑफ रेडियो एक्टिविटी are dilated times as recorded by observer in laboratory, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स चल रहे हैं, बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर टाइम नहीं है, वो डायरेक्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड नॉट प्रॉपर टाइम्स, एंड नॉट प्रॉपर टाइम्स। प्रॉपर टाइम कौन से होंगे, प्रॉपर टाइम होंगे फॉर ऑब्जर्वर अटैच्ड टू न्यूक्लियाई या पार्टिकल। अगर पार्टिकल भी डीके हो रहा है तो वो भी रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है उसमें भी। अगर जो हमारे पार्टिकल्स है जिनके हमने लाइफ टाइम यूज याद की थी, जैसे पाई माइनस 5 प्लस की 10 की पावर माइनस 8, म्यू माइनस की 10 की पावर माइनस 6, वहां पे भी पार्टिकल्स जो है वो डीके हो रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो रही है, उनका नंबर कम हो रहा है, तो वहां पे भी आप जो है रेडियो एक्टिविटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो n इक्वल टू n नॉट, वहां भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कम हो रहे हैं। तो अटैच टू न्यूक्लियाई relative to which nuclei or particle is not moving,
क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रॉपर वाला वो होगा कि जो ऑब्जर्वर आपने न्यूक्लिया या पार्टिकल्स के साथ अटैच कर दिया, और जो हमने अभी तक हाफ लाइफ और मीन लाइफ यूज किए हैं वो हमारे डायरेक्टेड है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें। तो अब आपको करना है, मैंने इसमें पेज नंबर नहीं लिखा, देखो नोट में जो नोट लिखा है, हमने नोट में केवल एक बात लिखी है कि जो हमें लाइफ टाइम और मीन लाइफ, हाफ लाइफ और मीन लाइफ न्यूमेरिकल्स में अब तक जो देता है वो डायरेक्टेड वाली टाइम्स है, वो प्रॉपर वाली नहीं है। और प्रॉपर निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जो कि हम डायरेक्ट टाइम डायलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। तो अब आपको करना पेज नंबर 44, ये पेज नंबर 44 पे है, पेज 44, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, म्यून्स आर प्रोड्यूस्ड through the annihilation of particle A and its antiparticle, namely the process this। तो आपके पास म्यू प्लस म्यू माइनस प्रोड्यूस हुए और ए बार इस रिएक्शन से हुए। अब यहाँ पे दे रखा है ए म्यून हैज रेस्ट मास ऑफ दिस, रेस्ट मास ये है, प्रॉपर लाइफ टाइम ये है, ठीक है, ये है प्रॉपर लाइफ टाइम। तो इन्होंने प्रॉपर लाइफ टाइम दे दिया। वैसे भी मैंने आपको याद कराया था जो म्यू है वो 6 का उल्टा है, 6 को आपने इन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आपको याद कराया था कि म्यू का जो लाइफ टाइम होगी 10 की पावर माइनस 6 के ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोसेकंड लिख दिया, तो 10 की पावर माइनस 6 का ऑर्डर का हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर लाइफ टाइम दे दिया। अब यहाँ पे है इफ द सेंटर ऑफ मास एनर्जी ऑफ द कॉलिजन इज 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द लेविटी फ्रेम दैट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एनर्जी दे दी है 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका मतलब जो एनर्जी है वो दोनों म्यू के लिए है, टोटल है ये। वो सेंटर ऑफ मास जो एनर्जी है या सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो बात हो रही है, उसका मतलब यही है कि ऐसे मानिए कि सारा मास, जितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व है वो सारा मास सेंटर ऑफ मास पे आ गया है। तो ये जो मास, ये जो एनर्जी दी है, एनर्जी कह लो या उसके इक्विवेलेंट मास कह लो अपॉन सी स्क्वायर, तो वो दोनों ही म्यू का है। तो एक म्यू का जो एनर्जी है वो इसका हाफ हो जाएगी, एक म्यू की एनर्जी। तो इस म्यू की एनर्जी भी मिल गई आपको और इस म्यू का आपको रेस्ट मास मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द म्यून्स दैट विल डीके। अब म्यू जब म्यू बनेगा तो वो डीके भी होगा, 10 की पावर माइनस 6 का ऑर्डर उसकी लाइफ टाइम है। तो then the fraction of the muons that will decay before they reach the detector placed 6 kilometer away from the interaction point। तो जब ये म्यू बना तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने 6 किलोमीटर की बात बताया कि 6 किलोमीटर के बाद आपके जितने भी म्यू बने होंगे इनिशियली, मान लो n नॉट, तो वो बाद में 6 किलोमीटर चलने के बाद कितने रह जाएंगे, कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, फॉर्मूला हमारे पास है n इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम दिया है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा, लाइफ टाइम आपने सबको बताया, लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा, प्रॉपर लाइफ टाइम। हाँ, तो मीन लाइफ हो गई। तो आपको मीन लाइफ दे रखी है। अगर मीन लाइफ दे रखी है तो आप अपना फॉर्मूला n इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी वाला मीन लाइफ में चेंज कर दो, इट इज मीन लाइफ। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले को मीन लाइफ में चेंज कर दिया, n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन मीन लाइफ विल बी इक्वल टू प्रॉपर मीन लाइफ अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हो गया गामा प्रॉपर मीन लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि प्रॉपर मीन लाइफ तो दे रखी है, प्रॉपर मीन लाइफ आपको दे रखी है, वो है 2 माइक्रोसेकंड। अब यहाँ पे गामा कैसे निकालोगे, तो मैंने आपसे रिलेटिविस्टिक उसमें कराया था, डायनामिक्स में रिलेटिविटी में क्वेश्चन कराया था मैंने, रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स में मैंने आपसे कहा था कि अगर टोटल एनर्जी और रेस्ट मास गिवन है तो उससे आप गामा निकाल सकते हो। हमें पता है कि एनर्जी ऑफ म्यू इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ म्यू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आपका गामा भी आ जाएगा और वेलोसिटी भी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और है, तो यहाँ पे
एनर्जी ऑफ म्यू है वो क्या, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2, क्योंकि 2.1 ये दोनों म्यू के लिए है, ठीक है। इसको आप एमईवी में कन्वर्ट कर दो, 2.1 10⁻³ अपॉन 2 एमईवी। अब यहाँ पे आप जो है गामा निकाल लो, जो कि आ रहा है 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू है ई म्यू अपॉन एम म्यू सी स्क्वायर, यानी कि 2.1 10⁻³ ये तो हो गई टोटल एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी है 105, ये दोनों एमईवी में है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी, अब ये तो ये हो गया। अब यहाँ से ही आप जो है वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेना गामा से। वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0.9949 सी, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली सी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर्स में आंसर्स है, इसमें डेसिमल्स में आंसर नहीं है, तो यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी 0.9949 सी की जगह सी लिख दिया। तो अब आपको गामा भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई। अब गामा जो है उससे आपको क्या मिलेगा, उससे मिलेगा आपका डायरेक्ट टाइम, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखना कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना फ्रैक्शन ऑफ म्यून्स दैट विल डीके, डीके का फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, तो जितने डीके हो जाएंगे उसका फ्रैक्शन। डीके कितने हो गए, n0 माइनस n, डीके हो जाएंगे n0 माइनस n, और फ्रैक्शन निकालने के लिए n0 से डिवाइड कर दो। तो आपको एक्चुअली निकालना है n0 माइनस n अपॉन n0, ये आपको निकालना है फ्रैक्शन दैट विल डीके। उसके लिए फिर कंडीशन बता दी कि 6 किलोमीटर बाद निकालना है, डिटेक्टर को 6 किलोमीटर बाद प्लेस करना है। तो अब इसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया n = n0 e⁻⁻⁷। तो यहाँ से पहले n निकालोगे, n को निकालने के लिए यहाँ पे टाइम भी चाहिए और यहाँ पे आपकी मीन लाइफ चाहिए। पर हम ये कह चुके हैं कि इस फॉर्मूले में डायलेटेड मीन लाइफ यूज होती है, ना कि प्रॉपर, तो फिर हमने डायलेट वाली निकाल ली प्रॉपर से। अब उसके लिए गामा चाहिए, गामा निकाल लिया टोटल एनर्जी और रेस्ट मास से, तो हमने अभी गामा निकाल लिया। तो अब हमें n = n0 वाले फॉर्मूले में डायलेटेड मीन लाइफ आ गया, तो वो हो गया गामा इंटू टी इंटू ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी गामा मील। तो गामा की वैल्यू तो हमने निकाली है 2.1 10⁻³ इंटू 105, और प्रॉपर मील लाइफ की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड्स में आ गया। अब आप टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम जो है टी, इसके लिए मैंने कहा था डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस 6 किलोमीटर दे रखी है और वेलोसिटी हमने गामा से निकाली, तो डिस्टेंस होगी आपकी 6 किलोमीटर, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और वेलोसिटी आपकी होगी सी, जिसको मैंने कह दिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उससे ये आ गया आपका। देखो इसमें एक चीज और है, मैं इसमें जब आप वैल्यू निकालोगे मीन लाइफ की, ये मैंने इसकी वैल्यू इसे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकंड। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट टाइम, डायरेक्ट मीन लाइफ। और जब टाइम निकालोगे तो ये भी वही आ रही है 2 इंटू 10⁻⁵ सेकंड। इक्वेशन नंबर ये था, लेट्स से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। आप देखो सेकंड और थर्ड से आपकी मीन लाइफ, डायरेक्ट मीन लाइफ और टाइम दोनों सेम आ रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग इन 1। तो जब 1 में रखोगे तो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी n0 e⁻⁻⁻1, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो यहां से फ्रैक्शन दैट डीकेज क्या हो जाएगा, n0 माइनस n अपॉन n0। तो ये वैल्यू जाएगी 1 माइनस n अपॉन n0, n अपॉन n0 की वैल्यू e⁻⁻⁻1। तो ये आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में n = n0 e⁻⁻⁻ आपने यूज किया, लेकिन साथ में क्योंकि प्रॉपर मीन लाइफ दे रखी है तो उससे आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाली। डायरेक्ट को निकालने के लिए गामा निकालना पड़ा, गामा को निकालने के लिए टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी रखी है, वहीं से वेलोसिटी निकल गई, अल्टीमेटली आपको ये आंसर आएगा। ठीक, ये जो इसका सॉल्यूशन है, ये आप जो है जो और कोचिंग है, मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, उस वहाँ पे जो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं सॉल्यूशन, उसमें इसका सॉल्यूशन बिल्कुल गलत अपलोड कर रखा है, मतलब एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन है वो नहीं, तो जबरदस्ती इसमें जो है आंसर जो है इसको ला रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे वहाँ से आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये लिख लिया हो तो आप मुझे बता देना। तो आपकी बुकलेट में एक क्वेश्चन और है जो इस पे करना, इस कंसेप्ट पे, जहाँ पे हमें रेडियोएक्टिविटी वाला फार्मूला और टाइम डायलेशन वाला फार्मूला दोनों को यूज करना है। इक्वेशन 2 में आपने जो मीन लाइफ निकाली है डायरेक्ट वाली, वो गामा और गामा इंटू प्रॉपर मीन लाइफ है। प्रॉपर मीन लाइफ दे रखी है 2 माइक्रोसेकंड, और आपने गामा की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो उससे जब आप गामा कैलकुलेट किया तो ये आ गया
इसमें इसको क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम हो सकती है ये हुई कि आपने रिलेटिविटी पढ़ी, वो आपने अभी रिलेटिविटी पढ़ी नहीं है, तो वहां पे अगर आप पढ़ते तो उससे थोड़ा आसान होता कि यहाँ पे टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी दे रखी हो, तो उससे गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है कि पहले ये देखो कि निकालना क्या है। निकालना है फ्रैक्शन दैट विल डीके, यानी कि n0 माइनस n डीके हो गया और अपॉन n0, ये निकालना है। उसके लिए आपने n वाला फॉर्मूला यूज किया, n इक्वल टू n0 e माइनस लैम्डा। वहां पे मीन लाइफ नहीं दिया है, अगर मीन लाइफ दे देता तो आपका काम आसान हो जाता उस, लेकिन उसने मीन लाइफ की जगह प्रॉपर मीन लाइफ दे दी, तो उससे आपको मीन लाइफ निकालनी पड़ी जो कि डायलेक्ट्रिक होती है। उसको निकालने के लिए गामा की वैल्यू नहीं पता है, गामा की वैल्यू निकालने के लिए उसने जो है टोटल एनर्जी और रेस्ट मास दे दिया, लेकिन टाइम टाइम भी नहीं दिया। उसने कहा 6 किलोमीटर के बाद निकालो, तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम निकालने के लिए आपने डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से किया। तो यहाँ पे काफी सारी बातें डिफरेंट है कि आपको डायरेक्टली मीन लाइफ नहीं दी, आपको डायरेक्टली टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमें निकालने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ी। तो इसको एक बार रिवाइज करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 48। देखिए या तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया होगा। इक्वेशन नंबर 2 का आंसर ये नहीं आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 का आंसर कैलकुलेटर से ये नहीं आ रहा। 10 की पावर माइनस, एक बार तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से, देखो आ रहा है, आपने गलती कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में सही आ रहा है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब हमें करना है पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। तो पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 2, ये है डिफर 2014। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां से भी इसका कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। कॉस्मिक रे म्यून्स जनरेटेड एट द टॉप ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, डीके अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डीके। तो आपके जो म्यून्स हैं वो एटमॉस्फेयर के टॉप पे डीके हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो वहां पे बने हैं और उसके बाद डीके हुए हैं। वो बनते कैसे हैं? जब कॉस्मिक रेज आती है एटमॉस्फेयर से, रिएक्शन होती है, तो पहले पायोन्स बनते हैं, पायोन्स डीके होते हैं म्यून्स में, और म्यून्स जब डीके होता है तो वो फिर अर्थ की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जब आप रिलेटिविटी पढ़ोगे तो टाइम डायलेशन में कंसेप्ट आएगा कि जो म्यून्स की प्रॉपर लाइफ टाइम है, म्यून्स की जो प्रॉपर लाइफ टाइम है वो उतनी नहीं है कि वो अपर एटमॉस्फेयर से अर्थ तक ट्रेवल कर पाए। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम प्रॉपर टाइम से जब कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्यू किलोमीटर चल पाएगा, जबकि अपर एटमॉस्फेयर लेट से 10 किलोमीटर है। और फिर भी ये देखा गया कि डिटेक्टर जो अर्थ पे प्लेस्ड है, अर्थ की सरफेस प्लेस्ड है, वहां पे म्यून्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो फिर म्यून्स जो है 10 किलोमीटर ट्रेवल कैसे कर पाए, जबकि उनकी प्रॉपर जो लाइफ टाइम है उससे जब हमने कैलकुलेट किया और उनकी वेलोसिटीज को ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट सी माना, तो उससे जब डिस्टेंस कैलकुलेट करी तो वो डिस्टेंस फ्यू किलोमीटर आती है, जबकि 10 किलोमीटर वो चल गए। तो उसका कंसेप्ट फिर ये है कि जो ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है उसके लिए प्रॉपर टाइम यूज नहीं होगा, उसके लिए डायरेक्ट टाइम यूज होता है। तो जब डायरेक्ट टाइम जो बढ़ गया है, जब उससे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, तो फिर वो 10 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा और वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये आप रिलेटिविटी पढ़ोगे। फिलहाल अब हम इस क्वेश्चन की बात करें कि आपके टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर पे म्यून्स बने और वो डीके हो रहे हैं। डीके का जो फॉर्मूला है वो हो गया nt इक्वल टू, यानी कि 0 टाइम में n0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और t टाइम में nt पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे t हाफ का फॉर्मूला माइनस लैम्डा टी है। लैम्डा की जगह आप इन्होंने 0.693 को t हाफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने t हाफ जो दिया है वो प्रॉपर वाला दे दिया। अगर ये डायरेक्ट वाला देते तो उस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम यूज कर लेते, लेकिन इन्होंने दिया है प्रॉपर, तो प्रॉपर हाफ लाइफ ऑफ द म्यून दे दिया। और nt यहाँ पे है नंबर ऑफ म्यून्स एट टाइम t। अब यहाँ पे आगे दिया है इमीडिएटली आफ्टर जनरेशन, जैसे ही म्यून्स बने, मोस्ट ऑफ दीज म्यून्स शूट डाउन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो म्यून्स बनेंगे वो अर्थ की तरफ ट्रैवल करेंगे। सम ऑफ दीज म्यून्स डीके ऑन द वे, कुछ वे पे डीके हो गए, बट देयर यानी कि कुछ इस इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट देयर इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर इज नेग्लिजिबल। तो हम ये मान रहे हैं कि उन्हें कोई जो है हिंड्रेंस नहीं हो रहा है अर्थ की सरफेस तक पहुंचने के लिए, तो कोई यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ हाइट 2 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, तो कोई ऑब्जर्वर है जो कि माउंटेन पे है, माउंटेन के टॉप पे है, जो कि 2 किलोमीटर है सी लेवल से, डिटेक्ट्स म्यून्स विद स्पीड 0.98 c ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसने डिटेक्ट किया कि जो म्यून्स जो ट्रैवल कर रहे हैं अर्थ की तरफ, उनकी स्पीड 0.98 c है, और उसने काउंट किया कि आपके जो म्यून्स हैं वो 1000 म्यून्स हैं। ठीक है, तो उसने काउंट किया कि टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन 2 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, द नंबर ऑफ म्यून्स आर 1000 म्यून। अब आंसर क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ म्यून्स ऑफ द सेम स्पीड डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर एट द मीन सी लेवल इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम वुड बी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये माउंटेन का टॉप है जिसका 2 किलोमीटर हाइट है, ये आपका सी लेवल है, तो इस हाइट पे जो नंबर ऑफ म्यून्स है उसको हमने एन नॉट कहा कि यहाँ पे आप डिटेक्ट कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे इनिशियल टाइम है। ठीक है, तो
टॉप ऑफ द माउंटेन पे जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपके 1000 है, तो इनिशियल वाले 1000 हो गए, ठीक है, 1000 म्यून्स। हम निकालना चाह रहे हैं कि सी सरफेस पे आफ्टर टाइम टी ये एनटी कितना होगा, ये निकालना चाह रहे हैं सी लेवल पे, ठीक है। नंबर ऑफ म्यून्स निकालने हैं, नंबर ऑफ म्यून्स, और स्पीड उनकी दे रखी है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मुला दे रखा है उसमें सबसे पहले आप टी ऑफ निकालो, डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट जो डायरेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, डायरेक्ट के लिए आप निकालोगे प्रॉपर 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 आपका हाफ लाइफ और साथ में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको निकालोगे तो आपका जो है 1.52 10⁻⁻6 दे रखा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी दे रखी है 0.98 सी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.98 का स्क्वायर का रूट। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.6382 10⁻⁻6, तो ये आपका डायरेक्ट टाइम आ गया। अब आप जो है इस फॉर्मूले में एनटी को निकालने के लिए टाइम और निकाल लो। मैंने आपसे कहा कि टाइम निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखी है 2 किलोमीटर जो कि होगी 1000 मीटर, और वेलोसिटी भी दे रखी है 0.98 सी, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 6.80272 10⁻⁻6 सेकेंड। अब आप यहाँ पे एनटी की वैल्यू निकालो, तो एनटी की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों वैल्यूज उस फॉर्मूले में रख दो, और एन नॉट जो है आपको 1000 है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0.693 इंटू टी। टी की वैल्यू है आपकी 6.80272 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा आपका टी हाफ, तो टी हाफ डायरेक्ट वाला हो जाएगा 7.638287 10⁻⁻6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू इसकी वैल्यू आएगी 0.539457, और ये आंसर आएगा 539.45, ये इसको हम कह सकते हैं 539, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये इस तरह से करेंगे तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल इसकी लैंग्वेज कठिन बना रखी है। इसकी लैंग्वेज इतनी इतनी लेंथी लिख रखी है कि हमें लग रहा है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू अपनी आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बुकलेट में थे, तो वो मैंने दोनों करा दिए। अब हम जो है टॉपिक चेंज करेंगे और हमें करना है न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, और ज्यादातर गेट में आते हैं, मतलब नेट में क्वेश्चन फिजन का अभी तक आया नहीं है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप तो सबके लिए पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जैसे इस वाले क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी नया फॉर्मूला हमने नहीं याद किया, सिर्फ तो इसी तरह से हम फिजन में भी करेंगे, और उससे आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो अब हम आगे चलें। ठीक है, तो अब हमें हेडिंग डालनी है न्यूक्लियर फिजन। तो पहले हम फिजन की बात करेंगे। फिजन का ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फ्यूजन के लिए भी एक रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही, या चलो हेडिंग हम पूरी करा सकते हैं, फिजन एंड फिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन। दोनों ही जो फिनोमिना है, दोनों में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन जो है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1932, उसके बाद ये, सॉरी न्यूक्लियर फिजन लिख दिया मैंने, न्यूक्लियर फिजन पढ़ाना है पहले, न्यूक्लियर फिजन। तो जब 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो उससे हेल्प मिली न्यूक्लियर फिजन में। कोई भी आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, मान लो यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है, तो वो रेडियोएक्टिव है, तो रेडियोएक्टिविटी तो वो अपने आप कर रहा है, तो उसमें वो हैवी न्यूक्लियाई है। अब इस बात को समझना, वो हैवी न्यूक्लियाई है, तो उसमें रेडियोएक्टिविटी भी हो रही है और फिजन की प्रोबेबिलिटी भी है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजन एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज वेरी लेस। तो वो ज्यादातर रेडियोएक्टिविटी होती रहेगी, उसमें जो है फिजन की प्रोबेबिलिटी कम है। तो फिजन अपने आप अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमें न्यूट्रॉन्स को इंसिडेंट करना पड़ता है, उसको इनिशिएट करने के लिए, अदरवाइज वो कभी भी फिजन नहीं होगा, वो हमेशा रेडियोएक्टिविटी होती रहेगी, उससे अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फिजन जो है वो हैवी न्यूक्लियाई में होगा, ऐसा नहीं है कि लाइटर वाला फिजन दे देगा। लाइटर वाले में फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन होता है,
तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अल्टीमेटली ये जो है 1939 इसमें 2 जर्मन साइंटिस्ट, तो इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया 1939 में, ऑब्जर्व दैट व्हेन यूरेनियम was bombarded with neutrons, it splits, it is splitted up into 2 radioactive nuclei। ठीक है, तो कौन कौन से रेडियोएक्टिव में हुआ? ये हो गया न्यूक्लियाई बेरियम एंड क्रिप्टन। तो सबसे पहले ये वाली रिएक्शन में देखी गई। तो इसका मतलब फिनोमेना क्या हो गया न्यूक्लियर फिजन का? तो ये प्रोसेस हो गया जिसमें हैवी न्यूक्लियाई आफ्टर कैप्चरिंग ए न्यूट्रॉन स्प्लिट्स अप इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपैरेबल मासेस। वैसे 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 और मोर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन इज ए प्रोसेस इन विच a heavy nucleus after capturing, अगर न्यूट्रॉन को इंसिडेंट कराना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो एक्चुअली इनिशिएट करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली भले ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, इसको हम स्पॉन्टेनियस फिजन नहीं कहेंगे। स्पॉन्टेनियस तब होगा वो जो अपने आप हो रहा हो, जिसमें न्यूट्रॉन को इंसिडेंट नहीं करेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर वो भी पॉसिबल है, वो भी होता है। ठीक है, तो आफ्टर कैप्चरिंग न्यूट्रॉन splits up into 2 or more lighter nuclei of comparable masses। तो अल्टीमेटली लेट्स से आपने न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराया इसकी हैवियर न्यूक्लियाई को। ठीक है, ये जो है इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी और यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस बनने के बाद अल्टीमेटली ये दोनों, इन दोनों में जो है इस न्यूट्रॉन के इंसिडेंट करने की वजह से इसमें इलिप्सॉइड शेप बन जाएगी और अल्टीमेटली ये ऑसिलेट करेगा इसके बाद, स्फेरिकल और इस इलिप्सॉइड शेप के बाद ऑसिलेट करेगा। और फाइनली इसमें क्या हो जाएगा कि जो है कूलम रिपल्सन इंक्रीज, मतलब इतना बढ़ जाएगा कि ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके जो है न्यूक्लियाई 2 में स्प्लिट हो जाएंगे और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, तो साथ में न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये न्यूट्रॉन्स दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं, तो चेन रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ये भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बने हैं। तो इनमें जो है यहाँ से बीटा पार्टिकल्स और साथ में गामा रेज भी एमिट होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली और साथ में ऑब्वियसली ये जो बीटा गामा ये सब है, अल्टीमेटली एनर्जी भी रिलीज होगी। एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्यूजन फ्रैगमेंट्स और बहुत कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, और साथ में हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा ये भी बहुत कम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्यूजन फ्रैगमेंट्स, वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो जो हमारे पास सबसे फेमस रिएक्शन है, जो आपने 12th में पढ़ी होगी क्वांटम फिजिक्स में, उससे पहले उसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन है वो है, हमने न्यूट्रॉन को इंसिडेंट कराया यूरेनियम 235-92। तो हमें सबसे पहले यूरेनियम 236 और 92 ये कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, कंपाउंड न्यूक्लियस। बैक स्लाइड है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। कंपाउंड न्यूक्लियस बनने के बाद आपके फ्यूजन फ्रैगमेंट्स ये हो गए बैरियम 14456 प्लस क्रिप्टन 3689 प्लस
3 न्यूट्रॉन्स और साथ में क्यू वैल्यू हो गया, तो प्लस आप कह सकते हो प्लस क्यू वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 200 MeV। तो 200 के अबाउट इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके सैंपल में जितने भी यूरेनियम 235 है सबके सब इसी रिएक्शन से होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब इस पे बॉम्बार्ड किया न्यूट्रॉन, तो हो सकता है कि अब की बार जो न्यूक्लियाई बने वो ये वाले ना बने, इनके आइसोटोप्स बन जाए 142 56 प्लस क्रिप्टन 92 36, और अब की बार केवल 2 न्यूट्रॉन बने। यहाँ पे जो क्यू वैल्यू है वो उससे डिफरेंट होगी, तो ये अबाउट 180 होती है। इसी तरह से देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस, थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सीधा जो है न्यूमेरिकल पे बताऊं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल इस तरह से आएगा कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये करस्पॉन्डिंग टू वन फिजन है, पर फिजन है, करस्पॉन्डिंग टू वन न्यूक्लियाई है। लेकिन आपके सैंपल में, आपके जो सैंपल है उस आपके पास तो जो है मान लो 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम है, और आपसे पूछा टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज, तो कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर आएगा टोटल एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू का मतलब एनर्जी रिलीज इन वन रिएक्शन या वन फिजन, एनर्जी रिलीज पर फिजन, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इनटू नंबर ऑफ फिजन्स, जितने फिजन हुए, ठीक है। और नंबर कैसे निकालोगे? नंबर निकालोगे उसी तरह से कि 235 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो आपके 10 ग्राम में कितने होंगे, इससे आपका नंबर निकल जाए। इस नंबर को क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल एनर्जी रिलीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यही बस यही आपका न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादा, यही कंसेप्ट है। इसमें ये हो सकता है कि वो ये कहते हैं कि आपका जो रिएक्टर है या इसमें जो एफिशिएंसी है फिजन की वो मान लो 40% है। अगर मान लो कह दे कि एफिशिएंसी 40%, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जितने भी न्यूक्लियाई आपके पास अवेलेबल है उसमें से केवल 40% ही फिजन कर रहे हैं, 60%। तो फिर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब निकालोगे तो टोटल निकालने के बाद उसका 40% कर देना, तो वो फिर 40 हो जाएगा, फिर उसमें क्यू की मल्टीप्लाई कर देना। अब क्यू वैल्यू या तो दे रखा होगा या क्यू वैल्यू को निकालने के लिए मासेस दे देगा इन सभी का, न्यूक्लियाई का, पार्टिकल्स का, तो उससे आप क्यू वैल्यू निकालोगे, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू c², और वहां पे जो भी क्यू वैल्यू में आपने पढ़ा है फॉर्मूले वो सब यहाँ पे यूज कर सकते हो विद कंडीशंस, ठीक है। यहाँ भी ज्यादातर एटॉमिक मास देगा, उसके हिसाब से आप कर लो। तो ये आपका न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें भी आपको कोई भी यहाँ पे नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, यहाँ भी क्यू वैल्यू का ही यूज करना है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। ये लिख लिया आपने? अगर इसी में मान लो रिएक्टर की पावर आ जाए, रिएक्टर की पावर, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? तो पावर निकालने के लिए दोनों तरफ पर सेकंड से डिवाइड कर दो, पावर इज एनर्जी पर सेकंड, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, इसमें पावर को मैं आपको थोड़ा और बता दूं पावर कैसे आएगी। अगर पावर निकालनी है तो पावर एक्चुअली आपको वॉट में या किलोवाट में दे रखी होगी, मान लो वॉट में दे रखी है, तो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। तो आप क्या करो, जूल को एमवी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जो क्यू वैल्यू आप निकालोगे वो एमवी में निकालोगे, तो यहाँ से जो आपकी पावर आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी एमएवी पर सेकंड। और पावर निकालने के लिए क्या करोगे, जो टोटल एनर्जी रिलीज है आपकी वो पर सेकंड जो है करोगे तो पावर आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू वैल्यू इनटू जो नंबर ऑफ फिजन्स आपने निकाले हैं उसमें नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड, मान लो पावर गिवन है, तो फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड, ये आपसे पूछ लेगा। तो पर सेकंड पूछेगा, नंबर ऑफ फिजन्स नहीं पूछेगा, क्योंकि पावर में पर सेकंड इन्वॉल्व है, तो सीधे नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड निकल जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि पावर अगर वॉट में है तो उसको एमवी में कन्वर्ट कर लेना, क्यू वैल्यू भी आप एमवी में निकाल दो, या फिर क्यू वैल्यू को जूल में कन्वर्ट कर लेना। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें जो है, अब क्योंकि टाइम कम रह गया, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें थ्योरी ना करके न्यूमेरिकल पा जाता हूँ, ठीक है। थ्योरी में इसकी जो है अभी और पढ़ाना है, इसमें रिएक्टर्स में क्या होता है, रिएक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या वो सब पढ़ाना है, ठीक है। अब मैं क्योंकि टाइम कम है न्यूमेरिकल पा जाता हूँ, उसके बाद अब एक चीज बतानी है न्यूमेरिकल से पहले, वो ये है कि ये भी लिख लो कि स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस फिजन में की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेस प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन को इंसिडेंट नहीं करते हैं, बिना न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करे अगर रिएक्शन हो रही है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, पर बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मान लो यूरेनियम 238 है, तो ये स्पॉन्टेनियस फिजन हो रहा है अपने आप, तो ये बन जाएगा आपका बैरियम 146 56 प्लस क्रिप्टन 91
36 एंड प्लस 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सभी में बराबर नहीं होते हैं, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। ठीक है, इस तरह से। तो साथ में कुछ क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू हर एक रिएक्शन की याद करने की जरूरी नहीं है, वो एग्जाम में देगा। बस आपको जो स्टैंडर्ड 200 वाली है जो शुरू में लिखवाई थी वो याद करनी है कि अगर वाली रिएक्शन है तो 200 के आसपास आती है। बाकियों में क्यू वैल्यू जो है निकालने के लिए मास दे देगा। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि ये अपने आप हो रही है, न्यूट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड या इज नॉट इंसिडेंट टू इनिशिएट। इनिशिएट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सबके सब न्यूक्लियाई जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है। ठीक है, तो उसको इनिशिएट, और वैसे भी ये रेडियो एक्टिव है तो इसमें ज्यादातर प्रोबेबिलिटी अल्फा डीके की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डीके, अल्फा कह लो या रेडियो एक्टिविटी कह लो, और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेदर देन फिजन। तो फिजन को इनिशिएट करने के लिए आपको जो है न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराना पड़ेगा, अपने आप जो होगा वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम जो है न्यूमेरिकल पाते हैं। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें करना है, इसीलिए ये लिख लिया ना आपने, हम आगे चलें। तो अब इसे मैं बीच में पेज छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां मुझे लिखना था। अब मैं सीधा न्यूमेरिकल पा, ये है। तो ये आपका, मैं अभी पेज में बताता हूँ। ये आपका पेज नंबर 35, पेज नंबर 35। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? द एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ 1 kg यूरेनियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी जो मैंने आपको रिएक्शन लिखवाई थी, तो मैंने आपको क्या कौन सी रिएक्शन लिखवाई थी? यूरेनियम 235 वाली। क्योंकि अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये रिएक्शन यूरेनियम 238 के लिए या 235 के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड 235 वाली मानूं, जो सबसे ज्यादा हम बुक्स में देखते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू वैल्यू है वो मैं 200 MeV, हम जो हमें याद है वो मान, ऑलमोस्ट 200 MeV इसकी एनर्जी होती है फॉर 1 फिजन, पर फिजन। ये पर फिजन में ये होता है, इसमें दिया नहीं। तो अब आपकी टोटल एनर्जी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लेना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू, और वो भी आपको निकालनी है किसमें? जूल में। ये ध्यान रखना, जूल में निकालना है, एमईवी में नहीं। तो टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू क्यू वैल्यू इनटू नंबर ऑफ फिजन्स। क्यू वैल्यू आपका हो गया 200, इसको जूल में चेंज कर दो। जूल एक लार्जर यूनिट है, तो ये जाएगा 1.6 10⁻⁻13। तो ये जाएगा आपका जूल में। ठीक है, ये जूल में आ गया। तो जूल में जब कन्वर्ट करोगे तो लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये मैग्नीट्यूड शुड बी स्मॉल। इसमें अब नंबर ऑफ फिजन्स, तो नंबर ऑफ फिजन कैसे निकालोगे? तो हम यहाँ पे 235 वाला मान रहे हैं। तो 235 तो नंबर, तो 235 ग्राम के लिए, ग्राम में कितना होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 ग्राम में डिवाइड बाय 235, और 1 kg का मतलब 1000 में कितने होंगे? इससे आप कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है, किस ऑर्डर का आ रहा है जूल में। तो ये आएगा, नहीं 10 का जा रहा है, ये आएगा आपका आंसर 10 में आ रहा है, मेरा आंसर गलत कैसे आ रहा है? मैंने यहाँ पे सही लिखा है ना? अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा 1000 की मल्टीप्लाई भी करिए। ये 10 में थोड़ी आ रहा है, 14 में आ रहा है ना? हाँ 14 आ रहा है। ठीक है, आप लोग 10 कह रहे हो। ठीक, तो हाँ कुछ लोग 10 कह रहे हैं, कुछ 14। तो यहाँ पे जाएगा ये आ जाएगा 8.19 इंटू 10⁻13। तो ये ऑलमोस्ट हम 8.1 को हम अगर ऐसे लिख लें इस ऑर्डर का, तो ये करीब करीब 1 है। तो ये ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ये आंसर। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास के लिए लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका, मैं नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आपको करना है, ये काम करते हैं, इसे नहीं करते हैं, इससे बेटर क्वेश्चन करते हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला करते हैं, पेज 38 क्वेश्चन नंबर 1।
हाँ, इवनिंग में क्लास रहेगी। मतलब कोशिश ये है कि न्यूक्लियर जल्दी पूरी हो जाए तो नेक्स्ट बुक तब स्टार्ट हो पाए। तो कोशिश ये है कि न्यूक्लियर जितना जल्दी हो जाए उतना सही रहेगा। लास्ट लास्ट स्लाइड ये है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि टाइम भी हो रहा है एक तरह से। इन न्यूक्लियर रिएक्टर, पेज 38 पे है ये, टिफर 2012। इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल। इसकी रिएक्शन आपको दे दी है, रिलीजिंग एनर्जी बाय इट्स फ्यूजन इनटू आइसोटोप्स। तो यहाँ पे जो प्लूटोनियम पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पे बैरियम और स्ट्रोंशियम मिल गए और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स। अब आपको दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियर की दे दी है। और ये आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, पार्टिकल्स की 0 होती है, तो पार्टिकल्स की देने की जरूरत नहीं है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों दी है आपको? अब उससे पूछा है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वन कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ सच फिजन्स पर सेकंड। आपको पर सेकंड पूछा है, नंबर ऑफ सच फिजन्स पर सेकंड, और आपका रिएक्टर का पावर दे दिया है मेगावाट में, 100 मेगावाट। ठीक है, तो ये जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, ये आपको क्यू वैल्यू निकालने के लिए दी है, क्योंकि क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो मास में भी होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी होता है, बाइंडिंग एनर्जी में भी होता है। तो यहाँ से आप जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बाइंडिंग एनर्जी निकालें। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे? बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए इसमें मास नंबर के मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पर न्यूक्लियन दे रखा है, आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो इसमें जो है आप जो है 7.6 में 239 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, ये होगा 1816.4। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो आप पहले तीनों की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो। ठीक है, इसी तरह से आप जो है 8.2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 146 में, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आपकी, इसको हम लिख लें, मान लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्लूटोनियम, इसको लिख लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बैरियम, ये वैल्यू आ रही है 1197.2। सिमिलरली 8.6 में 91 की मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एसआर, ये वैल्यू आ रही है 782.6, और ये सबके सब एमवी में आ रही है। ठीक है, अब क्या करो, क्यू वैल्यू निकाल लो। तो क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो यू कैन यूज बाइंडिंग एनर्जी क्यू इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, कर लेना, ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है, तो ये आ रही है आपकी 163.4 एमवी, ये आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको पावर दे रखी है। ठीक है, तो पावर होती है आपकी, पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड। टोटल एनर्जी रिलीज कितनी होती है? वो होती है क्यू इंटू, यहाँ पे टोटल एनर्जी हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना हमें नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड, तो क्यू इंटू नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड, ये आपको निकाल। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड है उसको निकाल लो, नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड, वो कितनी हो जाएगी? पावर अपॉन क्यू, पावर अपॉन क्यू। पावर की वैल्यू हो गई 100 मेगावाट में है, तो 10 की पावर 6 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये कितना है? ये जूल आया है, वाट होता है जूल, तो ये हो गया जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अब यहाँ पे क्यू वैल्यू आपने निकाली 163.4, ये आपकी एमवी में है, इसको कन्वर्ट कर दो जूल में, 1.6 10⁻⁻13, तो ये आपका जूल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो आप इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.82 10⁻18। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हो गया। अब कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास हम जो है बाद में करेंगे, मतलब इवनिंग में। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि औरों को भी करते हैं, पर औरों में रिएक्टर्स में जब यूज करते हैं तो इतना आसान नहीं होता करना, उससे एनर्जी निकालना। तो और जो बाकी ओर्स हैं वो इतने ज्यादा भी नहीं है, हालांकि यूरेनियम भी बहुत कम है। तो इंडिया में जो है, इंडिया में यूरेनियम नहीं है, तो इंडिया में दूसरे सोर्स पे काम चल रहा है जो इंडिया में ज्यादा है। अदरवाइज सब हम जो है, हमें ज्यादातर जो इम्पोर्ट है वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से मंगवाना पड़ रहा है। अवेलेबिलिटी पे करते होंगे सर? हाँ, अवेलेबिलिटी पे, और क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अब हम थर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो हमारे विंड एनर्जी है, जो हमारी सोलर एनर्जी है, हम इन पे आ रहे हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 9, स्लाइड नंबर 9 ये है।
सर इसमें एक बार वेलोसिटी बताना कैसे आएगा? वेलोसिटी देखो, जब गामा की वैल्यू आ गई आपकी, गामा की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू 1 = 1/(1 - 2)², तो गामा का रिलेशन वेलोसिटी से है, और गामा की वैल्यू एनर्जी अपॉन रेस्ट मास एनर्जी भी है, तो उसकी तो वहां से वेलोसिटी आ गई। ठीक है सर, ठीक है। स्लाइड 10 सर स्लाइड फर्स्ट शो करना। एक मिनट, स्लाइड 10 ही है। तो इसमें आपने जो बोला था, जो कॉस्मिक रे आती है, फिर वो जो पायन से म्यून होके जो टाइम डिलेशन दिखाती है, तो इसको मतलब ये मैंने भी पढ़ा था, बट ये कैसे हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस? हम ये कह रहे हैं, इसमें ये है कि जो म्यून आपके अपर एटमॉस्फेयर में बनते थे, मान लो यहाँ पे 2 किलोमीटर ऊपर ही जो आपको दिख रहे हैं, अगर उनकी हम प्रॉपर लाइफ टाइम से करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और वेलोसिटी को मानते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है, यस सर। तो तो हम जब प्रॉपर टाइम से निकालेंगे तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो 2 किलोमीटर से बहुत कम होगी। यस सर। लेट्स से 0.6 किलोमीटर ही हुई, ठीक है। तो और लेकिन जब डिटेक्टर हमने अर्थ पे लगा दिया तो वो वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इतना ट्रैवल कैसे कर गया? तो फिर जो ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है उसके लिए प्रॉपर टाइम यूज नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे उसके लिए तो डायरेक्ट टाइम यूज करोगे, क्योंकि वो उसके रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो जब हमने डायरेक्ट टाइम यूज किया तो टाइम बढ़ गया, जब टाइम बढ़ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मतलब यही एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में भी ऐसा होता है कि इसमें म्यून में ऐसे देखने को मिलता है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स या बुक्स में आपको म्यून मिलेगा, पर और पार्टिकल्स में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो म्यून है वो ज्यादातर ट्रैवल अर्थ की तरफ कर जाते हैं, बाकी तो वही डिके हो रहे हैं। जैसे मान लो पायोन जो है वो उसकी लाइफ टाइम 10⁻⁸ है, तो जल्दी से डिके हो गया, वो अर्थ तक नहीं आ पाया, तो वो म्यून में डिके हो गया, पर म्यू वाला अर्थ तक आ पा रहा है। यस सर। तो वो डिपेंड करेगा लाइफ टाइम पे, जिनकी लाइफ टाइम जिसके ऑर्डर की होगी वो आ जाएगा अर्थ तक, जिसकी नहीं होगी वो अर्थ तक नहीं आ पाएगा। हालांकि अर्थ तक सभी आ पा रहे हैं, तभी तो हम तभी तो वो डिस्कवर हो पाए। यस सर। अर्थ तक आ सभी रहे, कुछ कम कुछ ज्यादा। अब जो है, एक मिनट, स्लाइड नंबर 12 ये थी, और फिर हम फर्स्ट पे आ रहे हैं, स्लाइड नंबर 12 ये है। एक्सक्यूज मी सर, सर वो नंबर क्वेश्चन था सर, 7th स्लाइड। कौन से असाइनमेंट का? सर वो जो अपलोड नहीं हुआ है सर, वो जो अपलोड नहीं हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 7। सर 12 जो करवाया था स्लाइड 4 और शो ठीक करना। ठीक ठीक ठीक। अभी एक सेकंड, स्लाइड नंबर 4 ही होगी शायद, 4 तो एम्प्टी है, तो ये वाली होगी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन था वो मैंने कहाँ पे कराया, ये है। सर इसमें वो जो e⁻ λt इज नियरली इक्वल टू 1 है सर। हाँ, तो उसके ऊपर वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है सर, 1 - 1 - λt कैसे? नहीं, जो मैंने कहा ना कि क्योंकि जो e की पावर है भाई, ये 1 इसलिए है क्योंकि लैम्डा टी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा टी वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ये है तो आपने एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर दिया, e की पावर x होती है ना। वो समझ गया सर। हाँ, तो इसीलिए आपने, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा आंसर, इसलिए लैम्डा टी लेस देन 1 तो उसको एक्सपेंड कर दिया। हाँ सर, हो गया। सर इसमें मुझे एक चीज पूछना है, इसमें जो सर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आपने जो कैलकुलेट किया है, वो नंबर ऑफ डीके मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके के इक्वल रखा है, तो सर इसमें ये कैसे, मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है कि जो आपके पास K40 का सैंपल है, ठीक है, वो जब डीके होगा तो वो किसी न्यूक्लियर में डीके होगा, यस, और साथ में बीटा पार्टिकल बन रहा है, ओके, ठीक है। तो जो K40 वाला x में डीके हो रहा है, तो जितने x बनेंगे उतने ही तो बीटा पार्टिकल बनेंगे, मतलब जितने K डीके होंगे उतने तो बीटा पार्टिकल बनेंगे। ओके, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आर इक्वल टू नंबर ऑफ K40 डीकेड, और जो डीके नहीं हुए उसके करस्पॉन्डिंग K40 रहेगा, वो बीटा पार्टिकल नहीं बनेंगे। तो ये हुआ। ओके, थैंक यू सर क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा एक्सप्लेन, एनर्जी ऑफ म्यून 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 2 क्यों की? 7 हाँ, इसमें एक्चुअली इसमें जो एनर्जी दे रखी है ना, वो सेंटर ऑफ मास एनर्जी दे रखी है। सेंटर ऑफ मास एनर्जी का मतलब, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि सारा मास उस सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड है। तो मास किस का हो जाएगा, वो जितने पार्टिकल्स बने हैं प्लस और माइनस, तो ये जो है दोनों का ही मास है। दिस 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मास ऑफ बोथ म्यू प्लस एंड म्यू माइनस, और दोनों का मास बराबर होता है क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। इसीलिए एक म्यून का मास इसका हाफ हो जाएगा, मतलब एनर्जी, एक म्यून की एनर्जी इसकी हाफ हो जाएगी, इसीलिए हमने हाफ किया। ऐसा हमने एक क्वेश्चन में और किया था, जिसमें हमने लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में सर्कुलर पाथ था 27 किलोमीटर वाला क्वेश्चन था, उसमें भी हमने हाफ किया था। उसमें सेंटर ऑफ मास एनर्जी की टोटल दोनों प्रोटॉन की शायद 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो उसको हमने हाफ कर दिया कि एक प्रोटॉन की एनर्जी 7 हो जाएगी, और रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन की यूज करके वहां भी हमने गामा निकाला, वहां भी हमने वेलोसिटी निकाली। 6 और 11। तो अब स्लाइड नंबर 6 ये है।
6 ये होगी और 11 ये। ठीक है, तो अब इस क्लास को एंड करते हैं। स्लाइड 6 ये है। ठीक है, अब क्लास को एंड करें। तो हमें